एनडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एनडीएच मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास। दर्शकों, सबको इंतजार है। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन दर्शकों, आज आपको बताऊंगा, ट्रॉफी चोर पाकिस्तान की असलियत सामने आ गई है और ये कैसे भिखारियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। दर्शकों, आज आपको बताऊंगा कैसे भारत से मांग रखी। पहली तस्वीर दिखाई है, ये आप देखिए। लाहौर में आज बड़ी बैठक हुई है और आईसीसी की तरफ से पहुंचे हुए हैं इमरान। ये आईसीसी की तरफ से पक्ष रखने के लिए पहुंचे हुए हैं और इनकी मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी से। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, लेकिन देखिए जरा, भारत के सामने नकवी ने सरेंडर कर दिया है, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि अब शर्तों के साथ वो खेलना चाहता है। कह रहा है कि हम मैच तो खेल लेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दर्शकों, आज पाकिस्तान कितना कंगाल है, पीसीबी के पास पैसे नहीं है, उसका खुलासा कर दिया रमीज राजा। उन्होंने कैसे बताया कि भारत की ताकत है, दुनिया जानती है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं रमीज राजा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। अब दर्शकों, एक और मांग, पाकिस्तान कह रहा है हमारा पैसा बढ़ा दो, और इधर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ से भी एक मांग आई कि हम मैच खेलेंगे तो मैच के साथ ही साथ मैच के बाद हमसे हाथ मिलाएं भारतीय खिलाड़ी। अब आप बताइए जरा, ये पाकिस्तान की मांग है दर्शक। आपको याद है ना, एशिया कप में भारत ने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन शोएब अख्तर बता रहे हैं कि भारत की टीम कितनी ताकतवर है। 15 तारीख को पाकिस्तान शर्तों के साथ खेल रहा है, लेकिन पहले शोएब अख्तर को सुन ले कि भारतीय टीम कितनी खतरनाक है और इंतजार कर रही है पीटने के लिए। सुनिए जरा। टीम इंडिया क्या करेगी? टीम इंडिया करैक्टर दिखाएगी। करैक्टर कैसे दिखाएगी? उनको पंजाबी जुबान का नया लफ्ज अड़गंजा लगाएगी। अड़गंजा है सर टांगों में देके ना मरोड़ के। इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम इंडिया। शोएब अख्तर कह रहे हैं कि बोरी में बांध कर मारेगी टीम इंडिया, वाकई मारेगी, और इसलिए तो पाकिस्तान को डर लग रहा है। वो पैंतरे आजमा रहा है, लेकिन अब कंगालिस्तान का कोई पैंतरा काम नहीं आएगा। देखिए रिपोर्ट। भारत से बार बार पिटने वाले मुल्क का क्रिकेट बोर्ड, जिसके खिलाड़ी बैट से AK-47 चलाते हैं, क्रिकेट ग्राउंड को जंग का मैदान बना देते हैं, मैच हारने पर ट्रॉफी चुरा लेते हैं, उस देश के प्रधानमंत्री पहले बांग्लादेश की खातिर मैच खेलने से इनकार करते रहे। T20 वर्ल्ड कप जो है, उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। और जब कंगाली की याद आई तो शर्तों के साथ भारत के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हो गए। मैंने इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो जो आईसीसी निर्णय लेगी, आईसीसी के निर्णय के साथ हम जाएंगे। लाहौर में आईसीसी की चेतावनी से डरा पाकिस्तान भारत से खेलने के लिए नाक रगड़ रहा है, भर भर कर पैसे मांग रहा है, इंडियन टीम से हाथ मिलाने के लिए मरे जा रहा है। लेकिन नकवी की यह ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं,
अब गेंद बीसीसीआई और आईसीसी के पाले में। क्या घुटनों पर आ चुके पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब मिलेगा? मिलेगा दर्शकों, करारा जवाब मिलेगा। और पहले मैं आपको बताता हूं, ये मीटिंग जो हुई है इसमें नकवी कैसे नाक रगड़ रहा था, कह रहा था हमारे साथ मैच खेल लो। एक तरफ है आईसीसी जिसके चेयरमैन जय शाह हैं और आज पहुंचे हैं इमरान ख्वाजा आईसीसी की तरफ से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। दर्शकों पहली खबर सुन लीजिए। मैच नहीं खेलने के पीछे की नौटंकी कंगाली दूर करना था। आईसीसी की फटकार के बाद पीसीबी मैच खेलने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने आईसीसी के सामने 4 शर्त रखी है। पहली शर्त है दर्शकों, मोहसिन नकवी कह रहा है कि भारत ट्रॉफी चोर नहीं कहेगा हमें। दूसरी शर्त है आईसीसी से मिलने वाली फंडिंग यानी पैसा बढ़ाया जाए हमारा। जाहिर बात है गरीबी तो है, यानी पाकिस्तान को आईसीसी सालाना मुकाबले के लिए ज्यादा पैसा दे। तीसरी मांग क्या है दर्शकों, भारत पाक के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट फिर से शुरू, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीरीज। और भारत से मैच खेलने के लिए पीसीबी को आईसीसी का सहयोग चाहिए। अब हैरानी की बात क्या, समझिए जरा इसे। जो टीम मैच का बायकॉट कर रही थी वो भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलना चाहती है और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई है। लेकिन पाकिस्तान सुन ले, भारत द्विपक्षीय सीरीज के लिए तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच आखिरी द्विपक्षीय सीरीज हुई थी 2012-13 में दर्शकों। ऐसे में पीसीबी की इस मांग को मानना भी मुश्किल दिख रहा है। असली मांग है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से इंडियन खिलाड़ी हैंडशेक करें, जो आईसीसी की रूल बुक में कहीं नहीं लिखा है कि हैंडशेक करना अनिवार्य है। ऐसे में पाकिस्तान की कुछ मांगों को आईसीसी ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें द्विपक्षीय सीरीज की मांग और बांग्लादेश में मैच वाली मांग है। यानी पाक को भारत से मैच खेलना है तो फिर शर्तों के साथ संभव नहीं है। लेकिन दर्शकों इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं, तरह तरह की खबरें आ रही हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। मैंने इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो जो आईसीसी निर्णय लेगी, आईसीसी के निर्णय के साथ हम जाएंगे। बीसीसीआई की तरफ से इसमें कोई बयान नहीं है। जो कुछ भी आईसीसी तय करेगी वो हम मानेंगे। अब दर्शकों आपने सुन लिया, अब ये ट्रॉफी चोर नकवी है। और दर्शकों अभी इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ उसको लेकर पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि आप भारत में धमाका कब करेंगे। सुनिए जरा, नकवी से सवाल हो रहा है, सुनवाइए जरा। पाकिस्तान के लाहौर में धमाका होता था तो अगला धमाका दिल्ली में होता था। मेरा नहीं ख्याल कि हमने कभी भी दहशतगर्दी को सपोर्ट किया और हम उनका जवाब जो दे रहे हैं वो मेरे ख्याल में बड़े अच्छे तरीके से दिया है। और मई में आप सब ने देखा कि किस तरह उनको जवाब मिला है, तो उनको जवाब मिल जाएगा। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, ये धमकीबाजी कर रहे हैं, ये बम फोड़ने की, रॉकेट से उड़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको ये तस्वीर दिखाता हूं। धमकीबाज पाकिस्तान भीख के लिए कुछ भी करेगा। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पैसे बढ़ा दो, हम तो खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं मैं, भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरह से तैयार है और कोलंबो भी जाएगी मैच खेलने, क्योंकि पता है कि हमारी ताकत क्या है। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी अभी भी गेट के बाहर हैं, दिख रहे हैं ना आप। पाकिस्तान की फितरत ही कंगाली और दहशतगर्दी की। भारत में मैच नहीं खेलने पर बांग्लादेश टूर्नामेंट से आउट हो चुका है। ऐसे में बांग्लादेश को दोस्त बताते हुए पाक ने भी बायकॉट कर दिया। इसके पीछे की वजह ढाका में पाकिस्तान को आतंकी कैंप बनाना है दर्शकों, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन बात बांग्लादेश से निकलकर पाक की कंगाली तक आ गई है। आईसीसी से जो भर भर के पैसे लिए ना पाकिस्तान ने मैच खेलने के लिए, वो राजी है, लेकिन कह रहा है हमें और पैसा चाहिए। यही वजह है कि ट्रॉफी चोर नकवी आईसीसी को अब ब्लैकमेल कर रहा है, जिस पर अभी आईसीसी की तरफ से फैसला आना बाकी है। लेकिन अब क्या किया जाएगा दर्शकों, ये समझिए जरा। आईसीसी ने साफ कर दिया है कि वर्ल्ड कप की प्रतिष्ठा से कोई समझौता नहीं होगा, जिसके बाद भारत ने आईसीसी के फैसले को अंतिम फैसला बताया। बीसीसीआई ने कहा जो फैसला आईसीसी का होगा उसे माना जाएगा। ऐसे में लाहौर की इस बैठक के बाद अब सबकी नजरें इस पर हैं कि पाकिस्तान अपने रुख में कितना बदलाव करता है और क्या भारत पाक मुकाबला तय समय पर खेला जाएगा।
हालांकि पाकिस्तान भारत से मैच खेलने के लिए अब तैयार हो चुका है, रेडी है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, कल तक जो पाकिस्तान तरह तरह की बातें कर रहा था, अब वो पाकिस्तान पलट गया है। यही तो पाकिस्तान की फितरत है दर्शकों। अब कह रहा है मैच खेलेंगे, हमें थोड़ा पैसा ज्यादा दे दें। क्रिकेट में इंडिया वर्सेस पाक मैच सिर्फ खेल नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल गेम माना जाता है दर्शकों, जहां बड़ा पैसा आता है। और इस मैच को दुनिया भर के क्रिकेट फैंस देखते हैं। स्टेडियम खचाखच भर जाता है, टिकटों की ब्लैकमेलिंग तक होती है। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट पर व्यूअरशिप की बाढ़ आ जाती है, क्योंकि इसमें राइवलरी, इमोशंस, राष्ट्रवाद सब कुछ मिलता है। लेकिन कहते हैं ना, पाकिस्तानी गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर होते हैं, और इस बार भी ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा ही किया इन लोगों ने। पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, दिखाइए जरा उन्हें, सीना ठोक कर कहते थे नकवी के साथ कि हम भारत के साथ T20 मैच नहीं खेलेंगे, हमने ऐलान कर दिया है, हम बांग्लादेश के साथ हैं। तरह तरह की बातें की शहबाज। और जब आईसीसी का हंटर चला दर्शकों, तो क्या शहबाज, क्या मुल्ला मुनीर और क्या ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी भारत के सामने सब नाक रगड़ रहे हैं। लेकिन पहले शहबाज को सुनिए, कैसी भूमिका बांधी थी शहबाज शरीफ ने, सुनवाइए जरा। T20 वर्ल्ड कप जो है, उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है, और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। सुना आपने दर्शकों, इसके पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आर्थिक तंगी है दर्शकों, इसे समझिए। ये आर्थिक तंगी बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। वैसे ही ये कहीं लोन लेते हैं IMF से, कहीं इधर से लोन, कहीं उधर से लोन, और आखिर में जब कुछ नहीं मिला तो ICC से कह रहे हैं कि हमें पैसा दे दो, हमें और पैसा चाहिए। और ये पैसा इसलिए चाहिए ताकि वो अपना आतंक का नैरेटिव दुनिया भर में सेट कर सके दर्शकों। और इसीलिए मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है, खिलाड़ियों को पैसा नहीं दे पा रहे। ऐसे में इंडिया पाक मैच छोड़ना उनके लिए आत्महत्या जैसा होगा। इसलिए फौरन PCB ने अपनी तमाम शर्तें साइड में रखकर खबर यह है कि भारत के साथ मैच खेलने की तैयारी कर ली है, यानी मैच खेलेंगे। अब T20 वर्ल्ड कप में भी वही ड्रामा, पाक ने बायकॉट की धमकी दी। ICC ने साफ कर दिया था कि मैच नहीं खेलेंगे तो भारी भरकम फाइन लगाएंगे, फ्यूचर इवेंट्स में बड़ी दिक्कत होगी। इसके बाद क्या हुआ, हेकड़ी निकल गई पाकिस्तान की, और अब ये किसी भी तरह की शर्तों के साथ खेलने के लिए जो बहाने बना रहे थे, सब धरे की धरे रह गए। अब सस्पेंस ही सस्पेंस बचा हुआ है। लेकिन दर्शकों, इंडियन फैंस और क्रिकेटर क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। पूरा खेल खेला गया, ये जो ड्रामा कहना पड़ जाएगा अगर यू टर्न मारा तो, वो तो बांग्लादेश की परेशानियों को लेकर था ना, और उसके लिए तो शहबाज शरीफ जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चलती नहीं चलती आई डोंट नो, उन्होंने तो वो मीटिंग के अंदर बोला कि हमने बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए अपनी टीम को कह दिया है कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। सबने टेबल पीटा था उस समय और तालियां बजाई थी। क्या यार शहबाज शरीफ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, आपने किया ये वाला काम। अब जो डिमांड्स आई हैं, पहली बात वो तो सारी की सारी, पैसे किसको मिलेंगे, पाकिस्तान को। हैंडशेक किसके साथ होगा, पाकिस्तान के साथ। बायलैटरल एंगेजमेंट का पैसा किसके पास आएगा, पाकिस्तान। तो बांग्लादेश का इसमें क्या फायदा हो रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। आपको उसमें ज्यादा कोई चैलेंज देखने को मिलेगा नहीं। नेदरलैंड, आपको नामीबिया है, US है, यहां तक कि पाकिस्तान। खैर पाकिस्तान वाला जो मैच है अभी ये कहा गया कि उन्होंने बॉयकॉट किया, लेकिन वो यू टर्न कभी भी हो सकता है। 100% होगा इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला। मुझे तो लग रहा है कि इट विल हैपन। अगला 2, 3 या 4 दिन, जितने भी दिन है, उसमें से ये जो निर्णय है वो पलट जाएंगे। दुनिया जानती है ये पलटी मार पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने शुरू में बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी का ढोंग किया, लेकिन ICC ने जब सख्ती दिखाई और पैसों का दबाव जब पड़ा तो पीछे हट रहे हैं पाकिस्तानी। नकवी को पता है कि बायकॉट किया तो PCB दिवालिया हो जाएगा और प्लेयर्स विदेशी लीग्स में चले जाएंगे और पाक का क्रिकेट खत्म। पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सवाल पैसे का है और वो इनके पास है नहीं। और 2026 का T20 वर्ल्ड कप, दर्शकों आंकड़ा बताता हूं आपको, ये देखिए 4500 करोड़ की कमाई का अनुमान है। 2025 में एशिया कप में
लगभग 2200 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई। 2024 T20 वर्ल्ड कप में 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई थी मैच में, और 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप में करीब 2500 करोड़ की कमाई। यानी पिछले 5 मैच में 11000 से ज्यादा करोड़ की कमाई की। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साल भर की कमाई 300-350 करोड़ होती है। यानी पाकिस्तान को पता है कि भारत से मैच नहीं खेलने पर उसे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। और पाकिस्तान अपनी इज्जत तो है नहीं उसकी, बेइज्जती सही, पैसे के लिए कुछ भी करेगा, इसलिए खेलने को राजी हो गया। इसलिए नकवी की अकल ठिकाने आई, क्योंकि क्रिकेट में जज्बात से ज्यादा बैंक बैलेंस चल रहा है। और पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलेगा और हर बार की तरह हारेगा दर्शकों। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं दर्शकों, पाकिस्तान ने कोशिश भले ही पूरी की कि हम ऐसा माहौल बना देंगे कि भारत पाक मैच जब होगा तो सारी नजरें पाकिस्तान पर आ जाएंगी। सुना दर्शकों, आप पाकिस्तान तो टीम इंडिया की तारीफ के पुल बांध रहा है, लेकिन इधर एक और खबर आपको बताऊंगा। यहां पर भी तगड़ा मैच होने वाला है। यह मैच यूपी में 2027 में होगा दर्शकों, लेकिन पिच रहेगी राजनीति की, पॉलिटिकल पिच। लेकिन अब वहां पर ओवैसी योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं दिखाइए जरा पहली तस्वीर, ये आप देखिए। ये अकबरुद्दीन ओवैसी है, असद के छोटे भाई, और वो क्या कह रहे हैं पहले जरा आपको सुनवा देता हूं, सुनवाइए जरा। मैं लोनो पट्टों की बात नहीं करता, मैं इनकी बाप की बात कर रहा हूं, लोनों को। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं, चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो इसके बाद में यूपी चलते हैं। अब दर्शकों, यूपी में आना चाहती है AIMIM यानी ओवैसी ब्रदर्स, और उनके पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं कि यूपी में हम बुरके वाली सीएम बनाएंगे। ये अभी बुरके वाली मेयर बना रहे थे, अब सीएम बनाने की बात कह रहे हैं। सुनवाइए जरा क्या कह रहे हैं। और एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हिजाब वाली महिला बनेगी। हम तो 20% है उत्तर प्रदेश में, इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। चाहे ओवैसी ब्रदर्स हो या शौकत अली हो, सबको योगी आदित्यनाथ ने आज जवाब दे दिया है। और ऐसा जवाब कि 27 की सियासत में अभी से तूफान आ गया है। सुनवाइए जरा। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली, लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं। पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुरका चाहिए। मुंबई में चंद सभासद क्या जीते, छोटे मियां बड़े मियां औकात ही भूल बैठे, और ओवैसी ब्रदर्स ने सीधे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं, चलेंगे यूपी, और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। यूपी में झंडा गाड़ने निकले छोटे मियां को चाहता देख अली के दिल में भी खलबली मच गई, और यूपी में बुरके वाली सीएम का सपना बुन बैठे। और एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हिजाब वाली महिला बनेगी। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी।
खैर कोईस अली और उसके मियां भाई को बताया यूपी में सरकार किसकी है। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। ओवैसी और उनके अली के अरमानों पर योगी ने ऐसी स्ट्राइक की जिस डंडे से झंडा गाड़ने वाले थे योगी ने उसी से सांप मार दिया। कितना भी जहरीला सांप हो नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। योगी वर्सेस ओवैसी की इस जंग में किसी की सियासी ऐसी तैसी हो रही है तो लाल टोपी वाले भी हरे और भगवा के बीच में खुद को फंसता देख बेचैन हो गए हैं। लेकिन क्या कीजिए, सियासत इसी का नाम है। दर्शकों, सियासत में अभी तो तूफान आया है, चुनाव 2027 में होंगे, लेकिन इस तूफान में योगी आदित्यनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खबर यह है यूपी में 27 का सियासी रंग होली से पहले चढ़ने लगा है। आपको जानकारी दे दर्शकों, बिहार और महाराष्ट्र में चंद सीटें जीतने के बाद AIMIM और ओवैसी ब्रदर्स के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। 15 मिनट की धमकी देने वाले अकबरुद्दीन ने अब योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया। अकबरुद्दीन ने ऐलान किया, कहा मिस्टर योगी हम यूपी आ रहे हैं। यानी एक तरह से ओवैसी ब्रदर्स सीधे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने यूपी में हरा झंडा गाड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इतना ही नहीं दर्शकों, तो दूसरी तरफ ओवैसी के नेता शौकत अली ने उनसे भी एक कदम आगे निकलकर बात कही। शौकत ने यूपी में बुर्के वाली मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे बुर्के वाली। यानी योगी के यूपी में भगवा वर्सेस हरा वाली जंग शुरू करने का ऐलान किया है। लेकिन ओवैसी ब्रदर्स भूल गए कि यूपी में योगी स्टाइल काफी चर्चा में रहता है, जिसका ट्रेलर सीएम योगी ने इशारों इशारों में ओवैसी ब्रदर्स को दिखाया। योगी ने कहा, सांप कितना भी जहरीला हो, नाग पंचमी पर उसे भी दूध पिलाया जाता है। लेकिन जो लोग शरण मांगने आए थे वो उंगली पकड़ने के बाद गला पकड़ रहे हैं। सोचिए जरा, यानी योगी ने छोटे मियां और बड़े मियां को मैसेज दिया कि यूपी है, ये कोई हैदराबाद नहीं है। यानी अब यूपी में 27 की सियासत जबरदस्त होने वाली है। सुगबुगाहट अभी से मिल गई है। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है ओवैसी ब्रदर्स की तरफ से। मैं लोटो पट्टों की बात नहीं करता, मैं इनकी बाप की बात कर रहा हूं। लोटो को अरे हवा का झोंका है, आया है चले जाएगा, छोड़ो। ना लीपने का ना थोपने का, क्या है शुभ वक्त खराब। देखो वक्त खराब नहीं हुआ, अभी योगी बाकी था। आप लोगों मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब दर्शकों, छोटे ओवैसी ने तो कहा कि हम यूपी आएंगे, समर्थकों से कहा चलेंगे यूपी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज कैसा जवाब दिया है वो सुनवाता हूं। कितना भी जहरीला सांप हो नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली, लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। अब दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि यूपी में पहले से ही जंग शुरू हो चुकी है, चुनाव तो अभी वक्त बाकी है। लेकिन बिहार और महाराष्ट्र की खुमारी
असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी पर भारी पड़ेगी। पहले ये तस्वीर देख लीजिए जरा। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि यूपी में ये सब नहीं चलता है। मौलाना तौकीर भी जानते हैं कि कैसे दंगाइयों को और माहौल बिगाड़ने वालों को योगी एक्शन में इलाज देखना पड़ा था। लेकिन दर्शकों, अब आपको बताऊं, AIMIM ने पूरी तरह से साजिश की। कोई बच्चों की बात कह रहा है कि हम इतने बच्चे पैदा करेंगे, कोई बुर्के वाली CM बनाने की बात कह रहा है। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है AIMIM की तरफ से। हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए, इनकार मत करिए अल्लाह की जात से। जब तक दे रहा है जब तक लेते रहिए। लोग थोड़ा परेशान तो है कि हमारी आबादी बढ़ रही है। हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। और सुनिए, हमारी वालिदा अपनी हयात से 97 साल हमारी वालिदा की उम्र है। अब ये देखा आपने, कह रहे हैं कि हम 2 दर्जन बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है दर्शकों? क्योंकि इनकी पूरी तैयारी है बुर्के वाले CM बनाने की। योगी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना बहुत से लोगों को खटकने लगा है। ऐसे ही लोग अब सत्ता बदलने के लिए बुर्के वाला प्रयोग करने वाले हैं। शौकत अली ने पूरी प्लानिंग के साथ यूपी में बुर्के वाली CM की थ्योरी दी। योगी को हटाने के लिए AIMIM ने मुसलमानों को पूरा फॉर्मूला समझाया। कहा हम 2 हमारे 2 दर्जन, यानी मुसलमानों को 24 बच्चे पैदा करने के लिए कहा। अब यूपी में कुल मुस्लिम आबादी 3.85 करोड़ है और हर मुस्लिम कपल अगर 24 बच्चे पैदा करने लगा दर्शकों, तो 2040 तक यूपी में मुसलमानों की आबादी 50 करोड़ के पार हो जाएगी। यानी यूपी में मुस्लिम बहुमत में होंगे और बुर्के वाली CM का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि इतनी आबादी सिर्फ शौकत अली के ख्वाबों में संभव है, लिहाजा योगी को हटाने का ओवैसी का ख्वाब फिलहाल तो पूरा नहीं होगा। दरअसल नेता इस तरह के बयान अपनी कौम को बरगलाने के लिए देते हैं दर्शकों। जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट वाला बयान देते हैं और फिर हीरो बन जाते हैं, वैसे ही शौकत अली ने बुर्के वाली CM का ख्वाब मुसलमानों को दिखाया ताकि टुकड़ों में बटा मुस्लिम वोट एकजुट हो जाए और AIMIM को मजबूती से वोट करे। इसी तरह का प्रयोग कर बिहार में ओवैसी ने मुस्लिम CM का ख्वाब दिखाया था और इस प्रयोग का उन्हें फायदा मिला। 5 सीटें वो बिहार में जीत गए। अब वही प्रयोग शौकत अली के जरिए योगी के खिलाफ AIMIM आजमा रही है। लेकिन योगी और यूपी दोनों के तेवर बिहार और वहां की सियासत से बिल्कुल अलग है दर्शकों। लेकिन शौकत अली कैसे मुसलमानों को बरगला रहा है, सुनवाता हूं आपको। एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हिजाब वाली महिला बनेगी। जब 11% वाली एक महिला, एक दलित महिला, जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं सलाम करता हूं दलित भाइयों को जिन्होंने मुत्तहिद होकर के अपने समाज की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया था। तो हम तो 20% है उत्तर प्रदेश में। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं, इसे लेकर हमने एक्सपर्ट से भी सवाल किया। AIMIM की रणनीति क्या है, समझिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। सिंबॉलिक बातें अच्छी लगती हैं और राजनीति में इस तरह की बातें की भी जाती है, लेकिन ये बातें सत्ता केंद्रित कम और स्पेस केंद्रित ज़्यादा लगता है। जब ठीक है उत्तर प्रदेश में 20%, 19-20% मुस्लिम आबादी है, लेकिन इसके दम पर आप सरकार कैसे बना लेंगे? कोई एक धर्म, कोई एक जाति दावा करे कि हम अपने दम पर अपनी सरकार बना लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो ठीक है, कभी कभी कोई जीत कहीं मिलती है किसी राज्य में,
तो उससे अति उत्साहित होकर के इस तरह के बयान आने लगते हैं। और शौकत अली जी का भी बयान मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं कि वो अति उत्साहित होकर के कुछ बोल गए हैं। अब दर्शकों, असदुद्दीन ओवैसी अगर सियासत में आ गए तो मुश्किल किसकी बढ़ेगी? मुश्किल किसी और की नहीं, समाजवादी पार्टी की बढ़ेगी और अखिलेश यादव की बढ़ेगी। यानी अखिलेश यादव का रास्ता रोकने के लिए पूरी तरह से क्या अब AIMIM तैयारी में आ गई है और इसलिए बुर्के वाली सीएम की बात कर रहे हैं? आइए जरा आपको समझाता हूं। AIMIM के अति उत्साह के पीछे महाराष्ट्र और बिहार के नतीजे हैं दर्शकों। बिहार में ओवैसी का प्रयोग सफल रहा और पार्टी ने 5 सीट जीती और उसी पैटर्न पर ओवैसी ब्रदर्स यूपी में 27 का खेला करने की तैयारी में हैं, क्योंकि यूपी में 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। आपको जानकारी दे दें, यूपी में मुस्लिम वोट कई जिलों में निर्णायक और हार जीत तय करता है। ओवैसी इसी मुस्लिम वोट बैंक को AIMIM से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अब तक ये मुस्लिम वोटर सपा कांग्रेस का पारंपरिक वोटर माना जाता है। 2022 में सपा को मुस्लिम वोट लगभग 79% मिला था और मुस्लिम वोट की एकजुटता से ही सपा 2022 में 47 से 111 सीट पर पहुंच गई। वहीं बीजेपी को 8% और बीएसपी को करीब 6% मुस्लिम वोट मिला। आपको जानकारी दें, 2024 में सपा का मुस्लिम वोट लगभग 92% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया और AIMIM की सक्रियता से मुस्लिम वोट अब एसपी से छिटक सकता है। इस विभाजन से पहले से मजबूत सपा खेमे में दरार आने की भी आशंका बढ़ेगी दर्शकों। खासकर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाकों में इसका असर दिखेगा। 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर नतीजों को मोड़ने की ताकत रखता है और 43 सीटें ऐसी हैं कि मुस्लिम ही तय करेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ओवैसी ब्रदर्स सीधे इसी मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं दर्शकों। और समझिए, अगर AIMIM का प्रयोग सफल रहा तो अखिलेश की साइकिल विधानसभा नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि योगी से ओवैसी ब्रदर्स को टकराने का ख्वाब अभी तो अधूरा सा लग रहा है, क्योंकि सपा से मुस्लिम वोट बैंक छिटका तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा दर्शकों। और ये सियासत अभी नई नई लग रही है यूपी में। सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। AIMIM अब उत्तर प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत चुनाव में सभी 75 जिलों में ताल ठोकने की तैयारी में है, तो वहीं अगले साल 2027 के विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की जुगत में है। पार्टी रणनीतिकारों की पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों के बीच उसकी मजबूत उपस्थिति दर्ज हो सके, एक मजबूत संदेश जा सके, उसका स्वतंत्र वजूद यहां पर कायम हो सके। लेकिन यह भी सत्य है कि ओवैसी की पार्टी की सक्रियता उत्तर प्रदेश में जबरदस्त ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा देगी, जिसका लाभ सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आ सकता है। वहीं मुस्लिम समाज के सामने AIMIM का जब विकल्प मौजूद होगा तो 90% मुस्लिम वोटरों पर अपना हक जमाने वाली समाजवादी पार्टी की मुश्किलें, चुनौतियां घनी हो जाएंगी। जाहिर है कि ओवैसी की सक्रियता सपाई खेमे की नींद उड़ाने का सबब बन जाएगी। लेकिन दर्शकों, AIMIM कैसे अपनी रणनीति को बिछा रही है यूपी में समझिए। उनके नेता हैं वो मुसलमानों के 3 टाइप बता रहे हैं। ये 3 टाइप बड़े चौंकाने वाले हैं दर्शकों। लेकिन अब मुसलमान सुने, क्या वाकई मुसलमानों का भी कोई टाइप होता है? क्योंकि AIMIM ऐसा ही टाइप बता रही है। आइए जरा बताता हूं नेता ने क्या कहा। AIMIM कह रही है, पहला टाइप है जूता चाटने वाला, जो कांग्रेस के साथ है। दूसरा टाइप किसका है? बीजेपी के साथ जूता खाने वाला मुसलमान। और तीसरा है जूता मारने वाला मुसलमान, वो है ओवैसी के साथ, यानी AIMIM के साथ। लेकिन ओवैसी के नेता कैसे मुसलमानों को बरगला रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें। दर्शकों, आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आई है यूपी से। कानपुर में एक रईसजादे ने, करोड़पति अरबपति आदमी ने करोड़ों की गाड़ी से 6 लोगों को उड़ा दिया। यही है वो शख्स। दिखाते हैं आपको, पहली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देखिए, ये करोड़ों की कार है दर्शकों, 10 करोड़ की कार लैम्बोर्गिनी, और इसी से टक्कर मारी तो बुलेट भी दूर जाकर गिरी और 6 लोगों को जबरदस्त तरह से उड़ा दिया, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है दर्शकों।
दिखाता हूं मैं आपको एक तस्वीर। ये हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है उसे चला रहा था शिवम मिश्रा। ये शिवम मिश्रा है दर्शकों, आपको बताऊं ये करोड़पति है, ये अरबपति है और इसलिए आरोप लग रहा है कि इसने इसी का फायदा उठाया। अब दर्शकों दावा किया जा रहा है कि शिवम मिश्रा उस वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं था, लेकिन कोई कह रहा है कि वही गाड़ी चला रहा था। इसके बारे में आगे आपको बताऊं, लेकिन आज शिवम को उसके घर पर देखा गया और सवाल ये उठाया गया कि एक्सीडेंट हो गया है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, आखिर क्या समस्या आ गई है। आपको दिखाता हूं दर्शकों में, जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है वो यही कार है, देख रहे हैं आप। इसे अब थाने में रखा गया है और इस कार को चलाने वाला शख्स अब सवालों के घेरे में आ गया है। क्या वाकई पुलिस उसे बचाने का काम कर रही थी? आज हमने दर्शकों सवाल भी पूछा है, लेकिन पहले आपको दिखाएं। पुलिस जो है भारी दबाव के बीच शिवम के घर पहुंच गई, क्योंकि कार्रवाई तो करनी है, प्रेशर बन रहा है। और क्या हुआ वहां पर सुनिए जरा। तो पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन जो बाउंसर उस वक्त वहां पर मौजूद थे उससे हमने आज सवाल किया। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। कल एक्सीडेंट हुआ था, आप थे वहाँ पर? नहीं था। क्या पुलिस आई थी आपको इन्वेस्टिगेशन से? थोड़ा खोलना। क्या शिवम है? कहाँ गए? कहाँ गए शिवम? ये दरवाजा खोल कर महंगी गाड़ियां अंदर खड़ी हैं और ये बाउंसर हैं। देखिए किस तरह से गेट बंद कर दिया गया है। साफ तौर पर शिवम इस वक्त अंदर मौजूद है और कानपुर पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंची थी और उसके साथ ही इनसे सवाल जवाब करके जो टीम है वो वापस जा चुकी है। अब दर्शकों सवाल ये कि आखिर उस समय हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ 6 लोगों को एक रईसजादे ने उड़ा दिया। आइए जरा मैं आपको बताता हूं दर्शकों, कुछ इसी तरह ये कार लेकर जा रहा था, ये आप देख रहे हैं, और उसके बाद एक बुलेट सवार और कई लोगों को टक्कर मारता है। कानपुर में तेज रफ्तार कार ने तांडव मचा दिया दर्शकों। 10 करोड़ की कार से रईसजादे ने 6 लोगों को उड़ा दिया। यही है शिवम। तंबाकू कारोबारी के बेटे ने कार से कई लोगों को टक्कर मारी। खबर यह लैम्बोर्गिनी कार की चपेट में एक बुलेट सवार आ गया। इतना ही नहीं, कार की टक्कर से बुलेट सवार 10 फीट दूर जाकर गिरा दर्शक। लैम्बोर्गिनी कार बुलेट के ऊपर चढ़ गई, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। लोगों ने कार को चारों तरफ से घेर लिया, जैसा आप देख रहे हैं। कारोबारी बेटे के बाउंसर ने लोगों को धमकी देकर वहां से हटा दिया। फिर शिवम को कार के अंदर से निकाला गया। जानकारी यह भी आई है, आरोप यह भी लगाए कि हादसे के वक्त शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था, लेकिन कानपुर पुलिस में शुरुआत में लापरवाही की तस्वीर भी देखी गई। कारोबारी के बेटे को बचाने के लिए अज्ञात लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए और मीडिया ने जब भारी दबाव बनाया तो शिवम का नाम भी एफआईआर में डाला गया। सवाल यह कि हादसे के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी शिवम मिश्रा की मेडिकल जांच क्यों नहीं करवाई गई। मौके पर मौजूद लोगों ने दावा किया कि आरोपी नशे में गाड़ी चला रहा था। इस बीच आरोपी शिवम के वकील ने दावा किया है कि गाड़ी शिवम नहीं बल्कि उसका ड्राइवर चला रहा था। परिवार शिवम मिश्रा को बचाने की कोशिश में जुट गया है। लेकिन दर्शकों ये तो तस्वीर दोनों तरफ से है, कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। हमारे सहयोगी गौरव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये लैम्बोर्गिनी कार वही है जिसने कल दोपहर जिस तरह से 3 लोगों को टक्कर मारी थी और गंभीर रूप से वो लोग घायल हो गए थे। ये वही गाड़ी है, ग्वालटोली थाने में सीज है। शिवम कुमार मिश्रा के नाम से गाड़ी है। जेट ब्लैक शीशे लगे थे, आगे पीछे बाउंसर साथ में चल रहे थे, जिस दौरान इस गाड़ी से टक्कर मारी गई है। 3 लोग इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। गाड़ी के अंदर तस्वीरें आपको दिखाएं, देखिए कांच टूटा हुआ है और ब्लैक फिल्म के जो पीसेस हैं वो दिख रहे हैं, चूंकि गाड़ी में जेट ब्लैक शीशे लगे हुए थे। शिवम मिश्रा जो चालक है वो के मिश्रा के बेटे हैं। एफआईआर के समय पर तौफीक को पता नहीं था कि गाड़ी कौन चला रहा था, तो तौफीक की जो एप्लीकेशन है उसके आधार पर एफआईआर पंजीकृत कर दी गई है और अब विवेचना में शिवम मिश्रा का नाम आ गया है, तो उसको शिवम मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया है, उसमें कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो नियमानुसार
जो कानून के हिसाब से कार्रवाई है सबके लिए बराबर है, चाहे लंबोर्गिनी वाला है या कोई छोटी कार वाला है, सबके लिए कानून बराबर है। माननीय न्यायालय के समक्ष एप्लीकेशन दी हुई है, प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। उस प्रार्थना पत्र में कल की डेट लगी हुई है। जो मोहन नाम के चालक थे वो ड्राइव कर रहे थे, उनके नाम से ही एप्लीकेशन दी गई है। वो कल की डेट पे एप्लीकेशन के हियरिंग पे है और जो भी ऑर्डर होगा आप लोगों के सामने होगा। गाड़ी ड्राइवर चला रहे थे, मोहन नाम के ड्राइवर हैं, वो चला। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, शिवम मिश्रा और उसके परिवार वाले बहुत पैसे वाले हैं और दावा किया जा रहा है कि पैसे की मदद से शिवम को बचाया। ये आप कार देख रहे हैं दर्शकों, पुलिस वाले भी फोटो खिंचवा रहे हैं। देखिए जरा, इतनी महंगी कार है कि पुलिस वालों को भी लग रहा है कि अब फोटो खिंचवा ले, ना जाने फिर कब देख पाएंगे। अब दर्शकों मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। शिवम के पास प्राइवेट जेट में चलता है, कई महंगी महंगी कारें और पिता का तंबाकू का कारोबार है। लेकिन कैसी लाइफस्टाइल ये जीता है, कितने पैसे इसके पास हैं, क्या वाकई पैसों के दम पर शिवम को बचाया जा रहा है या फिर कहानी कुछ और है? इसके लिए तो पुलिस जांच कर रही है दर्शकों। लेकिन दर्शकों मैं आपको आगे बताता हूं कि कैसे शिवम अलग अलग तरह से महंगी महंगी कारें चलाता है, लेकिन अब विवादों से उसका नाता जुड़ गया। कानपुर में हादसे के बाद आरोपी शिवम शिकंजे में आ गया है। बंशीधर टोबैको ग्रुप के मालिक के मिश्रा का बेटा है शिवम। यह ग्रुप 90 सालों से तंबाकू के कारोबार से जुड़ा है। कंपनी देश के बड़े पान मसाला ब्रांड्स को कच्चा माल सप्लाई करती है। कारोबारी नेटवर्क यूपी से दिल्ली, गुजरात और मुंबई तक फैला हुआ है। शिवम मिश्रा कंपनी में डायरेक्टर है। 2024 में इनकम टैक्स विभाग ने कंपनी के 20 ठिकानों पर रेड की थी। जांच में करोड़ों की टैक्स चोरी, बेहिसाब संपत्ति का भी पता चला। रेड के दौरान दिल्ली वाले घर में भारी नकदी और डायमंड घड़ियां मिली थी। शिवम मिश्रा रईसी और बेहद महंगे शौक के लिए जाना जाता है। उसके पास दुनिया की सबसे महंगी कारों का कलेक्शन भी है। रोल्स रॉयस जो आपको दिखा रहा हूं, लैम्बोर्गिनी जिससे एक्सीडेंट हुआ, फरारी, मैक्लारन, पोर्श जैसी गाड़ियां भी। वो करोड़ों रुपए की ब्रांडेड और डायमंड घड़ियों का भी शौकीन है दर्शकों। रविवार को कानपुर में लैम्बोर्गिनी गाड़ी से ही हादसा हुआ। लैम्बोर्गिनी रेवोल्टो, कीमत जिसकी 10 करोड़ है दर्शकों, और ये 2.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ती है और इस कार की टॉप स्पीड है 350 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सोचिए आप, दावा यह किया जा रहा है कि पैसे के दम पर पुलिस को सेटल किया जा रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी गर्मा गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। कानपुर की घटना बहुत दुखद है और जो गाड़ी चलाने वाले हैं, कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और सरकार पक्षपात न करे। सरकार पे हमेशा आरोप लगता है कि वो पक्षपात करती है। अपने लोग होंगे तो बुलडोजर नहीं चलेगा, अपने लोग होंगे तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी, अपने लोग होंगे तो जेल में सुविधा मिलेगी। इसलिए सरकार को पक्षपात नहीं, न्याय करना चाहिए। दुखद है और इसमें जो भी दोषी होगा उसमें कड़ी कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। जो भी दोषी होगा सरकार पूरा नजर रखे इस मामले पर। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई फिल्मी सितारे भी पहुंचे। लेकिन बयान को लेकर असद उद्दीन ओवैसी सवाल कर रहे हैं। दिखाता हूं पहली तस्वीर आप, ये देखिए आप। आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं और मोहन भागवत ने कई बड़ी बातों को रखा है और देश भर में अब इसकी चर्चा भी की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसकी दर्शक? यूनिफॉर्म सिविल कोड। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, एकता के लिए, यूनिटी के लिए यूसीसी बहुत जरूरी है और इसका जिक्र उन्होंने किया तो देश भर में इसे लेकर अब सवाल भी उठने लगे। दिखाइए अगली तस्वीर। असदुद्दीन ओवैसी तुरंत सवाल उठाने लगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं, सुनवाइए। इस देश को किस राह पे लेके जाना चाहते हैं आप? ये यूसीसी इस देश को कमजोर कर देगा। इस देश को किस राह पे लेके जाना चाहते हैं आप? ये यूसीसी इस देश को कमजोर कर देगा। इस देश को किस राह पे लेके जाना चाहते हैं आप? ये यूसीसी इस देश को कमजोर कर देगा। लेकिन दर्शकों ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये आप समझिए यूसीसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत ने क्या कहा था, पहले आपको सुनवाता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो अच्छा है,
अपना देश वास्तव में एकतंत्रवादी नहीं है, तो हमारा विविधता को कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है एक देश के लोगों का एक तंत्र तो अच्छी बात है, एकता और मजबूत होती है, एकता को कोई खतरा होने की संभावना कम हो जाती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश को एकात्म बनाने के लिए बहुत अच्छा उपकरण है। दर्शकों, इसकी चर्चा क्यों हो रही? क्योंकि कई सियासी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर उद्धव की सेना हो, उन्हें यूसीसी से दिक्कत हो रही है। लेकिन आपको बताऊं दर्शकों, यूसीसी को लेकर कई बार बातें कही गई हैं, लेकिन आज फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बात रखी। मुंबई में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजित किया। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यूसीसी पर बयान दिया है। और आपको बताएं दर्शकों, भागवत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश के लिए जरूरी बताया है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पूरे देश में लागू होनी चाहिए। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ उत्तराखंड में ही लागू है। हालांकि भागवत ने यह भी कहा कि इसके लिए सबकी सहमति बहुत जरूरी है, लेकिन आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। सबसे पहले असद उद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूसीसी की बात की जा रही है उससे देश कमजोर होगा। भागवत से पूछा, इस देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं आप? अंबेडकर कहते थे यूसीसी को जबरदस्ती थोपना गलत है। इसके बाद इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद आए। कांग्रेस की ओर से जवाब दिया और अपना पक्ष भी रख दिया। कहा, क्या इस पर अभी तक कोई अध्ययन नहीं हुआ है? यूसीसी को बिना अध्ययन के ही उत्तराखंड में लागू कर दिया गया। आपको बाद में पता चलेगा यूसीसी का नुकसान कहां होगा। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, भागवत हर दूसरे साल ऐसा बयान देते हैं। 2014 में उनकी सरकार बन गई थी, यानी बीजेपी की बन गई थी, तो आखिर परेशानी क्या है? अब इसे लेकर कैसे सियासी बयानबाजी शुरू हो गई, सुनवाता हूं आपको। अब ये अध्ययन नहीं किया उनके बिना अध्ययन किए यूसीसी आ गया आपके स्टेट के अंदर। आदिवासियों को तो आपने रगड़ दिया उसके अंदर। यूसीसी का नुकसान सब जहां पर होगा ना, आपको पता चल जाएगा। 2014 से इनकी सरकार है। बार बार ये लोग जब भी ध्यान भटकाने का काम करते हैं तो यूसीसी का टॉपिक शुरू करते हैं। स्टेक होल्डर से बातचीत करिए, उनका कॉन्फिडेंस जीतिए, उसकी डायरेक्शन में काम करिए, तब ये कुछ निर्णय हो सकता है। पर सिर्फ ये स्टेटमेंट हर दूसरे साल छोड़ देना कि यूसीसी अच्छा विचार है, यूसीसी अच्छा विचार है, तो उसे बस यही दिखाई देता है ना कि आप बस यू आर जस्ट मियरली पेइंग लिप सर्विस। पूरे तरीके से इसके समर्थन में देखिए किस तरीके से उत्तराखंड ने इसे लागू किया, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो हमारी सरकार कृत संकल्पित है, पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज न कल तो जरूर आएगा। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि एक और मुद्दा है सावरकर का। वीर सावरकर का जिक्र किया है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए जरा। भारत रत्न की पैरवी की, सुनवाइए। वीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। अब ओवैसी को इससे भी दिक्कत होने लगी। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। इसके लिए भारत रत्न बोल रहे कि भारत रत्न उनको दिया जाना चाहिए। सुनो आरएसएस वालों, और जिसके लिए भारत रत्न बोले उन्होंने 6 माफीनामे के खत लिख के दिए अंग्रेजों को। अब दर्शकों बताइए जरा, अगर इस मुद्दे पर भी बहसबाजी हो रही है तो आप मानकर चलिए कि सावरकर का मुद्दा अभी भी जीवित है। वीर सावरकर को संघ प्रमुख ने भारत रत्न देने की मांग की। पहली बार इस मुद्दे पर मोहन भागवत ने अपनी राय रखी। दर्शकों, कहा, अगर यह सम्मान वीर सावरकर को दिया जाता है तो इससे इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। मुंबई में भागवत ने सावरकर के लिए सम्मान की मांग की है। आपको बताएं, तेलंगाना के महबूब नगर तक आवाज चली गई और ओवैसी ने इस पर सवाल उठा दिए। ओवैसी ने पूछा, 6 माफीनामे लिखने वाले को भारत रत्न क्यों मिले? एआईएमआईएम की तरफ से कहा उन्होंने, सावरकर को आजादी की लड़ाई के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों से माफी मांगने के लिए जाना जाता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ओवैसी के सुर में सुर मिलाया और शिवसेना उद्धव गुट ने भारत रत्न देने में हो रही देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, उम्मीद है भागवत सिर्फ याद ही नहीं दिलाएंगे बल्कि केंद्र सरकार से कहकर यह काम भी करवाएंगे।
सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। सावरकर जी के लिए जो भावना जताई है, आई थिंक हर भारतीय यही भाव रखता है और मुझे लगता है कि भारत रत्न से भी वो कहीं ऊपर है, लेकिन भारत रत्न अगर सावरकर जी को मिलता है तो हर देशवासी के लिए ये गर्व की बात होगी। सावरकर साहब की क्या उपलब्धि थी कि उन्होंने 2 राष्ट्र की थ्योरी दी थी, उन्होंने भारत और पाकिस्तान को बंटवारे कराने का काम किया था, तो इस काम के लिए होगा। 2014 से इनकी सरकार है, वीर सावरकर जी का नाम इस्तेमाल किया है, अपनी राजनीति के लिए किया है, अपने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए किया है, उनसे वोट बटोरने के लिए किया है, उनके ऊपर पिक्चर आधारित कर ये दिखाने की कोशिश की है कि वीर सावरकर जी के लिए उनके मन में कितना प्रेम है। पर जब बात भारत रत्न की आती है उसको दरकिनार किया जाता है। 2014-2019 में इनकी सिंगल पार्टी मेजोरिटी थी, फिर भी उस कार्यकाल में इन्होंने उनको इससे नहीं नवाजा। अब दर्शकों मैं आपको आज एक और तस्वीर दिखाता हूं जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। आरएसएस के इस कार्यक्रम में बॉलीवुड सितारों का जमघट लगा। इस कार्यक्रम में सलमान खान पहुंचे और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है सलमान खान जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस कार्यक्रम में वंदे मातरम भी गाया गया दर्शकों, और वंदे मातरम का जहां भारत में कई लोग विरोध कर रहे हैं, सलमान खान देखिए उसी कार्यक्रम में मौजूद थे। वंदे मातरम का गायन भी हुआ। अब संघ प्रमुख ने सलमान खान की तारीफ भी की, वो भी आपको सुनवाता हूं उन्होंने क्या कहा है, सुनवाइए जरा। सलमान खान जी क्या पहनते हैं, कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे भाई क्यों पहन रहे? नहीं, उन्होंने पहना इसलिए। और उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। सभी बातों में ऐसा, अच्छी बात बुरी बात सभी बातों में ऐसा फैशन से चलता है, और फैशन उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो समाज के विश्वास पात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी भाषा में कहते हैं महाजन या श्रेष्ठ। अब दर्शकों मैं आपको बताऊं, इस पर तुरंत उद्धव की सेना की तरफ से जवाब आ गया, और क्या कह रहे हैं संजय राउत ये भी आपको सुनवा देता हूं। जो सामने बैठे थे, जो मंच पर बैठे थे, सलमान खान को बुलाया मंच पर। सलमान खान कब से संघ स्वयंसेवक बन गया? जो सामने बैठे थे, जो मंच पर बैठे थे, सलमान खान को बुलाया मंच पर। सलमान खान कब से संघ स्वयंसेवक बन गया? अब दर्शकों इसे लेकर अदनान सामी भी सवाल उठा रहे हैं और अदनान सामी जवाब भी दे रहे हैं शिवसेना को। सुनिए जरा अदनान सामी क्या कह रहे हैं। बिना के सम्राट बने हैं। अब सबसे बड़ी बात यह दर्शकों कि कई सितारे इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जिसमें कई बड़े नाम हैं, और मैं आपको एक झलक दिखाता हूं। ये देखिए आप, अक्षय कुमार पहुंचे, विकी कौशल पहुंचे हुए हैं, इसमें जैकी श्रॉफ पहुंचे हुए हैं, रणबीर कपूर पहुंचे हुए हैं, और कई सारे एक्ट्रेसेस भी यहां पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि इस मंच पर कौन कौन मौजूद था। तस्वीर आप देख रहे हैं। मुंबई में आरएसएस के कार्यक्रम में बॉलीवुड सितारों का संगम दिखा। अभिनेता सलमान खान इस कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही इसके अलावा अक्षय कुमार, करण जौहर, प्रीतम, प्रसून जोशी, विकी कौशल, रणबीर कपूर और जैकी श्रॉफ भी शामिल हुए। कार्यक्रम में शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, अनन्या पांडे भी पहुंची। साथ ही गायक अदनान सामी भी इस कार्यक्रम में सहपरिवार पहुंचे। वंदे मातरम गायन भी हुआ जिसमें सलमान खान ने भी हिस्सा लिया। आपको बताएं मोहन भागवत ने सलमान खान की तारीफ की। आरएसएस प्रमुख ने कहा समाज के लिए सलमान प्रेरणा है। संघ के मंच पर सलमान को देख उद्धव ठाकरे की पार्टी भड़क गई। संजय राउत ने कहा सलमान खान कब से संघ के हो गए। इसका जवाब संजय राउत को सिंगर अदनान सामी ने दिया है। उन्होंने कहा यह संजय राउत की घटिया मानसिकता को दर्शाता है, और इतना ही नहीं, इसके बाद इस पर अब चर्चाएं भी तेज हो रही हैं। सुनिए जरा बॉलीवुड सितारे क्या कह रहे हैं। उनकी जो विचारधारा है और जिस तरीके से दृढ़ संकल्प लिया है उन्होंने, देश की सेवा में जो काम किया है उन्होंने, और लोगों को उन्होंने एकाग्रित किया है इस सोच के साथ कि जनहित के लिए और राष्ट्र हित के लिए, निस्वार्थ भाव के साथ, उसकी मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ। और मैं उनके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। उनकी जो विचारधारा है और जिस तरीके से दृढ़ संकल्प लिया है उन्होंने, देश की सेवा में जो काम किया है उन्होंने, और लोगों को उन्होंने एकाग्रित किया है इस सोच के साथ कि जनहित के लिए और राष्ट्र हित के लिए
फैन हूँ। ठाकुर जी के जो अल्फाज थे, जो शब्द थे, जो ख्यालात थे, वो सुन के हम सब तहे दिल से हम शुक्रिया कहना चाहेंगे उनको कि उन्होंने अपना वक्त हमें दिया। हमारी इंडस्ट्री को, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग आए थे, बहुत सारी उनकी बातें बहुत दिल को भी छू गई। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कमाल का है। मुझे मोहन जी की बातें सुनने का मौका मिला। पहली बार उन्हें आमने सामने देखा है और उनकी बातें सुनी है और बहुत प्रभावित फील कर रहा हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल बातें, बहुत ही सेंसिबल बातें थी और बहुत विषय के बारे में बातें थी। हर प्रश्न का जो जवाब था मोहन जी के पास वो बहुत ही बढ़िया था। जो कार्यक्रम था इसमें बहुत कुछ जो बातें सुने, बहुत अच्छा लगा। अब दर्शकों, आज एक ऐसी खबर आई जिसने चौंका दिया। दुनिया भर में वैलेंटाइन मनाया जा रहा है, वैलेंटाइन वीक। दर्शकों, इसमें अलग अलग तरह के दिन मनाते हैं, लेकिन एक खबर आई दर्शकों, ये युवाओं में खासकर लोकप्रिय है ज्यादा। और प्रपोज डे के दिन एक तरफा प्रेम में गोली मारकर हत्या कर दी। दिखाता हूं तस्वीर, दिखाइए जरा। ये घटना तरन तारण में घटी है, पंजाब में, जहां यही है वो छात्रा जिनको साथी छात्र ने गोली मार दी है। दर्शकों, अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, ये है वो सीसीटीवी फुटेज जहां पर गोली मारी और खुद भी अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दिखाइए फुल फ्रेम। देख रहे हैं दर्शकों, ये जो पिस्टल यूज की थी, इस्तेमाल की थी, वो छात्र के पास थी। और ये आप सोचिए, लॉ कॉलेज के अंदर वो पिस्टल लेकर गया और एक तरफा प्रेम के चक्कर में उसने गोली भी मार दी। लेकिन दर्शकों, ये सवाल है कि आखिर युवा पीढ़ी जाग आ रही है? रिपोर्ट देखिए। पंजाब के तरनतारन में आज सनसनीखेज घटना हुई। छात्र ने पहले एक छात्रा को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारकर सुसाइड करने की कोशिश। बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को प्रपोज डे के दिन छात्र ने छात्रा को प्रपोज किया। दावा है कि लड़की ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। नाराज छात्र आज पिस्टल लेकर कॉलेज पहुंचा। पहले लड़की को गोली मारी, फिर खुद को गोली मार दी। तरनतारन की घटना ने सभी माता पिता के टेंशन बढ़ा दी। जनसेट के युवाओं, ध्यान रखना होगा कि जिंदगी कोई खिलौना नहीं, प्यार देने का नाम है। इससे किसी की जान लेना या ऐसी हिंसा करना किसी भी तरह से जायज नहीं। लेकिन दर्शकों, सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या हो गया था? खबर यह है दर्शकों, प्रपोज डे पर छात्र पंजाब के तरनतारन लॉ कॉलेज में पहुंचा, जहां मर्डर हो गया। कानून की पढ़ाई करने वाली छात्रा की गोली मारकर हत्या की। घटना के बाद छात्र ने खुद को भी गोली मार ली और सुसाइड कर लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक छात्रा की पहचान संदीप कौर के रूप में हुई। गोली चलाने वाले छात्र का नाम प्रिंस राज बताया जा रहा है। छात्रा संदीप कौर के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को लगातार परेशान किया जा रहा था। संदीप कौर की बहन ने घटना पर बयान दिया। कहा, आरोपी छात्र कई दिन से पीछे पड़ा हुआ था। शुक्रवार को प्रिंस राज ने संदीप कौर को प्रपोज किया। संदीप कौर ने प्रिंस को साफ कर दिया और कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मेरी सगाई हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद भी प्रिंस पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो घर के आसपास चक्कर लगाता रहता था। शुक्रवार को उसने संदीप कौर से कहा था, अगर तू मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगा। शनिवार और रविवार को कॉलेज की छुट्टी रही। दर्शकों, आज प्रिंस कॉलेज आया और छात्रा को गोली मार दी। घटना के बाद कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र कॉलेज में पिस्टल लेकर कैसे पहुंचा? पुलिस सभी बिंदुओं को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। आपको बताते हैं, परिवार वाले भी बयान दे रहे हैं और पुलिस भी एक्शन के बाद कार्रवाई का भरोसा दे रही है। दोनों को सुनिए। इन्होंने चेक नहीं किया भी कि मतलब तू कित्थों लै गया, किद्दां फिर कुड़ी दे गोली मार के ओदी मदर नूं फोन कीता जांदा कि तुहाडी बेटी दी झगड़ा हो गया, छोटा जिहा लड़ाई हो गई, ओदा सिर फट गया, बस इन्ना दस्सिया जांदा। और आके चेक कीता जांदा, जद पंचायत मोहतबारां वालों असीं आके चेक कीता ते कुड़ी दे गोली वजी होई है। और असीं सर प्रशासन नूं इह कहना चाहुंदे आ कि इन्हां ते बनदी कार्रवाई जिहड़ी कीती जावे। प्रिंस राज और संदीप लॉ कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं, तो उसने आज सुबह जब क्लास शुरू होने लगी थी तो लड़की को सिर में गोली मार दी और खुद भी गोली
अपने मार ली है। तो लड़के की हालत क्रिटिकल है, लड़की की मौत हो गई है, लड़के को हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया है। सीसीटीवी क्लासरूम से ले ली है, जो उन्होंने सामने आया कि लड़का एकदम उसको गोली मार के अपने आप भी उसने मार लिया नशे। अब दर्शकों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र हमने लिया है अब्राहम लिंकन से। अब्राहम लिंकन कहते थे उनकी चिंता ये नहीं कि ईश्वर उनके पक्ष में है या नहीं, उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि वे ईश्वर के पक्ष में रहें, क्योंकि ईश्वर हमेशा सही होता है। उन्होंने हमेशा सभी को एक अच्छा इंसान बनने की भी सलाह दी है। बहरहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH